G20 से मिला भारत को 5 पावर। विश्व गुरु बनने की पहली सीढ़ी पर 200 घंटों की बातचीत, 300 बैठकें। G20 की कामयाबी की असली कहानी क्या है? मोदी के वो खास 4 अधिकारी जिन्हें मिली थी G20 को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी। 100 घंटे तक लगातार करते रहे काम। रूस अमेरिका को भी कैसे मिला दिया? एक झटके में 57 मुस्लिम देशों की तोड़ दी मनमानी। सऊदी भी सामने बैठकर देखता रहा डाउन। दुनिया के सामने एस जयशंकर को क्यों कहना पड़ा दिल्ली है दिल्ली? नंगे पांव चल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, उनके पीछे पीछे चल रहे थे दुनिया के टॉप लीडर्स। पीएम मोदी रास्ता दिखा रहे थे और उनके दिखाए रास्ते पर दुनिया की 85% इकोनॉमी वाले देश आगे बढ़ रहे थे। फर्क देखिए, पहले दुनिया के नेता आते थे तो उनको मुगलों के दौर के ताजमहल और लाल किला घुमाया जाता था। अब भारत में कोई नेता आता है तो अक्षरधाम मंदिर घूमने जाता है। भारत को G20 से क्या फायदा हुआ, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। हमने आपको पहले ही बताया कि विश्व गुरु बनने की पहली सीढ़ी भारत पार कर गया है। ये कैसे हुआ? पीएम मोदी की वजह से ग्लोबल साउथ को मान्यता मिली और ग्लोबल नॉर्थ यानी कि विकसित देशों को उसकी हालत सुधारने के लिए कमिटमेंट करना पड़ा। भारत इस ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया है। ग्लोबल साउथ अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस मैप को देखिए। हमने आपको इस मैप में 2 दुनिया दिखाई है। चमकती पीले रंग का इलाका जिसे आप देख रहे हैं, ये विकसित देशों का इलाका है। इनके पास खूब पैसा है, इन्हें ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश इसी इलाके में है। उसके नीचे का गहरा पीले रंग का इलाका ग्लोबल साउथ है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के इलाके में विकासशील, कम विकसित और पिछड़े हुए कई देश हैं। इस इलाके में गरीब बहुत ज्यादा हैं। कोई देश बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। बहुत असमानता है। भारत, नाइजीरिया, बांग्लादेश, सूडान, इजराइल, मिस्र, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम जैसे देश हैं। अब भारत ने जैसे ही ग्लोबल साउथ को मान्यता दिलवाई, वो इन देशों का नेता बन गया और इन्हीं देशों ने पीएम मोदी को स्पेशल थैंक यू कहा है। यानी इस एक इनिशिएटिव से भारत ने आधी दुनिया का दिल जीत लिया। ये भारत का पहला पावर है। G20 से भारत को दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या हासिल हुई? BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन एशिया से सीधे यूरोप को सड़क के रास्ते जोड़ना चाहता था, लेकिन चीन का यह प्रोजेक्ट भारत और दुनिया के लिए खतरा था। विस्तारवाद को बढ़ावा देने वाला चीन इस रोड इनिशिएटिव के जरिए कई देशों से जो चाहता था वो करवा सकता था। लेकिन अब पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ कुल 8 देशों ने भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करने का फैसला किया है। इसके 2 हिस्से, पहला हिस्सा भारत को सऊदी से जोड़ेगा और दूसरा हिस्सा सऊदी अरब को यूरोप से जोड़ेगा। आपको याद होगा जब पिछले साल एक खबर आई कि पीएम मोदी के एक फोन पर रूस ने यूक्रेन में कुछ देर तक सीज फायर घोषित कर दिया ताकि भारत अपने लोगों को सुरक्षित निकाल सके। भारत का यही पावर अब की बार G20 में भी दिखा जब दिल्ली घोषणा पत्र पर उसने रूस की भी हाँ करवा ली और अमेरिका की भी। अब विश्व गुरु बनने के लिए दूसरी बड़ी जीत कैसे हासिल की भारत ने, उसका भी सबसे बड़ा सबूत देख लीजिए। 2018 में अर्जेंटीना में G20 सम्मेलन हुआ जिसमें 12 बिंदुओं पर सहमति बनी। 2019 में जापान में G20 का सम्मेलन हुआ, इसमें सारे देश मिलकर सिर्फ 13 बिंदुओं पर सहमति बना सके। 2020 में सऊदी अरब में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 22 बिंदुओं पर सहमति बनी। 2021 में इटली में 36, 2022 इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन में 27। लेकिन जब 2023 में यह समिट दिल्ली में हुई तो इसमें कुल 72 बिंदुओं पर भारत ने G20 में शामिल देशों की सहमति हासिल कर ली। आपको याद है ना राजघाट की यह तस्वीर? पीएम मोदी नंगे पांव आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे पीछे दुनिया के मोस्ट पावरफुल राष्ट्रों के नेता चल रहे थे। इसे देखकर अचानक याद आ गया पूरब और पश्चिम का वो गीत, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया। वक्त मिले तो इस गाने को सुनिएगा, अपने बच्चों को भी सुनाइएगा, फिल्म दिखाइएगा, बताइएगा कि इंदिवर का लिखा ये गीत और महेंद्र कपूर की आवाज ने सालों पहले जो दुनिया को कहा था, आज अक्षरश ऐसा ही होता दुनिया देख रही थी और भारत की पीठ थपथपा रही थी। अब जरा उन अधिकारियों पर भी एक नजर डालते हैं जिनको पीएम मोदी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा करके दिखाया। इसमें सबसे ऊपर अमिताभ कांत का नाम है। उस G20 के लिए भारत ने अपना शेरपा अमिताभ कांत को बनाया है। शेरपा उनको कहा जाता है जो मुश्किल पहाड़ों को भी आसानी से चढ़ जाते हैं और अमिताभ कांत ने ऐसा ही किया। अमिताभ कांत इंडियन ब्यूरोक्रेट हैं और वो नीति आयोग की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं।
उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस केरल कैडर से किया था और अब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इतना बड़ा काम अमिताभ कांत ने अकेले नहीं किया, बल्कि उनके पास भी योग्य और तेज तर्रार अधिकारियों की टीम थी। अभय ठाकुर विदेश मंत्रालय में जियोपॉलिटिकल चीजों को करीब से जानते हैं। वो नाइजीरिया और मॉरिशस में भारत के दूत रहे हैं। नागराज नायडू जो विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, यूक्रेन के मामले पर कई देशों से बातचीत के बाद नायडू ने ही बीच का रास्ता बनाया। उन्हें चीनी भाषाओं का जानकार माना जाता है। वह योग के भी जानकार हैं और यूएन में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। आशीष सिन्हा 2005 बैच में आईएफएस अधिकारी जो नेपाल, स्पेन, अमेरिका, केन्या, पाकिस्तान में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एनएम गंभीर 2005 बैच की आईएफएस ऑफिसर, वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली अस्थायी सदस्य रह चुकी हैं। पाकिस्तान को यूएन में करारा जवाब देने के लिए भी काफी चर्चा में आई थी।